28 जुलाई की बात है। गोलन हाइट्स के मजदर शम्स इलाके के प्लेग्राउंड में खेल रहे बच्चों पर एक मिसाइल आकर गिरा, जिसमें 12 बच्चों और एक युवक की मौत हो गई। इसराइल ने इस हमले का जिम्मेदार हिजबुल्लाह को बताया, जबकि दूसरी ओर हिजबुल्लाह का कहना था कि यह फॉल्स फ्लैग अटैक है और इसराइल ने स्वयं ही ये मिसाइल दागा है ताकि हिजबुल्लाह को उसका जिम्मेदार ठहराया जा सके। मिसाइल हिजबुल्लाह ने फायर किया था या इसराइल ने, ये तो आप तय करेंगे कि आप किस पाले में बैठकर सोच रहे हैं। बात के हालात को अगर देखें तो कुछ अंदाजा हो सकता है। इसके तुरंत बाद यानी 2-3 दिन के अंदर जो कुछ हुआ और उसमें किसका लाभ हुआ और किसका नुकसान, इससे मुमकिन है कि सत्य का कुछ अंदाजा लगाया जा सके। इसराइल ने हिजबुल्लाह को इस हमले का जिम्मेदार बताया तो साफ था कि इसराइल कुछ न कुछ कार्रवाई करेगा। यह भापते हुए ईरान ने इसराइल को बड़े सख्त जवाब की चेतावनी दे डाली यदि उसने लेबनान पर हमला किया। राइटर की इस खबर के अनुसार ईरान के नए नवेले प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन से फोन पर कहा कि यदि इसराइल लेबनान पर हमला करता है तो दैट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इसराइल। इसराइल को शदीद नतीजे भुगतना पड़ेंगे। वार्निंग तो दे दी थी, लेकिन इसराइल रुका नहीं। लेबनान की कैपिटल बैरूत में एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में इसराइल ने एक फोकस स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र को मार डाला। बिल्डिंग में मौजूद 2 बच्चे और 2 महिलाएं मारी गईं और करीब 74 लोग जख्मी हुए। किसी भी दूसरे देश की सीमा में हमला करना यूनाइटेड नेशंस आदि के कानून के खिलाफ है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की अब किसको चिंता रही है। 2 ग्रुप्स में बटी दुनिया में तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नपुंसक बनकर रह गई हैं। असल में पहले भी ये ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसी ही थी, 1-2 देशों के हाथ की कठपुतली थी जो जब चाहे इनके नाम पर अपना उल्लू सीधा कर लिया करते थे। तमाम इंटरनेशनल कानून की अनदेखी करते हुए इसराइल ने न केवल इस स्ट्राइक को माना, बल्कि इसराइल डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी फोर्सेस की प्रशंसा भी की, जिन्होंने बैरूत के अंदर हमला करके हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के एडवाइजर को कत्ल कर दिया। कहना तो आसान है कि बैरूत के अंदर प्रेसिशन अटैक किया। जरा सोचिए इंफॉर्मेशन किस लेवल पर रही होगी। अंदर से हो सकता है किसी ने मुखबरी की हो, यानी फुआद शुक्र किस बिल्डिंग में कब है ये जानकारी साझा की हो। ईरान ने चेतावनी दी थी जो ईरानी खबर एजेंसियों के हवाले से तमाम अखबारों में छपी थी। उसका क्या हुआ? उसका यह हुआ कि स्वयं ईरान के अंदर देश के कैपिटल तेहरान में हमास के सबसे सीनियर लीडर इस्माइल हानिया को एक रॉकेट अटैक में कत्ल कर दिया गया। हालांकि इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह तो साफ है कि हमले के पीछे कौन हो सकता है। अक्टूबर 7, 2023 से जब इसराइल के अंदर हमास का कथित हमला पहली बार हुआ था, तब से इस्माइल हानिया इसराइल की हिट लिस्ट पर थे। हालांकि वो कतर में रहते थे, लेकिन बीते दिनों में पीस टॉक के लिए टर्की से लेकर इजिप्ट तक जाते रहे और अब ईरान के नए नवेले प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान की स्वेयरिंग सेरेमनी में शिरकत के लिए ईरान आए हुए थे और स्वेयरिंग इन सेरेमनी में शिरकत के बाद जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे वहीं रॉकेट अटैक करके कत्ल कर दिया गया। अब जरा सोचिए, ईरान के कैपिटल तेहरान में रॉकेट कहां से आया? क्या ईरान के बॉर्डर के पार से हवा में उड़ता हुआ रॉकेट आया? अगर ऐसा था तो फिर ईरानी एयरफोर्स क्या कर रही थी? क्यों मिसाइल को रास्ते में नहीं मार गिराया गया? लेकिन ऐसा नहीं था। ईरान के अंदर से ही रॉकेट फायर हुआ जिसने गेस्ट हाउस में रुके इस्माइल हानिया को मार दिया। अब अगर ये सच है तो आपको मानना पड़ेगा कि ईरान में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देश की राजधानी में, और वो भी उस इलाके में जहां वीवीआईपी ठहरे हुए थे, कैसे इतना बड़ा सैबोटेज हो गया कि रॉकेट अटैक में इस्माइल हानिया मारे गए। ये भी समझने की बात है कि कोई हथगोला फेंककर इस्माइल हानिया को कत्ल नहीं किया गया था या फिर पिस्तौल से फायर करके उन्हें नहीं मारा गया, बल्कि तेहरान के पॉश हाई सिक्योरिटी इलाके में हुआ ये सिक्योरिटी ब्रीच। और रॉकेट अटैक से वो रॉकेट जो किसी गेस्ट हाउस को ध्वस्त कर दे, वो 1-2 फीट का तो हो नहीं सकता। बड़ा सवाल ये है, क्या ईरान के अंदर किसी ने कर दिया इस्माइल हानिया की जान का सौदा? किसी ने तो किया है सौदा, जिसने न केवल इस्माइल हानिया की लोकेशन साझा की, बल्कि ईरान के कैपिटल में इतना बड़ा मिसाइल पहुंच गया
जिसने बिल्डिंग के पड़खच्चे उड़ा दिए। जैसा हम बता चुके हैं कि ईरान ने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की बात की थी अगर इसराइल ने लेबनान पर हमला किया, लेकिन इसराइल ने अगले ही दिन लेबनान के अंदर हमला करके हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को कत्ल कर दिया और उसी दिन ईरान के अंदर हमला करके इस्माइल हानिया को भी मार दिया। क्या कोई है जो सौदा कर रहा है इन सीनियर लीडरों की जानों का? कौन है वो? ये शायद हम कभी नहीं जान सकेंगे। ईरान का क्या रिस्पॉन्स होगा इन दो हमलों के बाद, इसके बाद पता चलेगा कि सौदा किसने किया। रशिया, चाइना, टर्की, इजिप्ट, कतर आदि ने इस्माइल हानिया के कत्ल की आलोचना की है, लेकिन रशिया ने मिडिल ईस्ट को वॉर के मुहाने से पीछे हटने की बात कहना शुरू कर दी है। यानी रशिया नहीं चाहता कि मामला एस्केलेट करे। साफ है कि कोई रिटेलिएशन नहीं होने जा रहा। इसराइल और हमास के दरमियान बड़े दिनों से पीस टॉक चल रही है, लेकिन बार बार पीस टॉक फेल हो जाती है और इसराइल गजा में रोज बरोज हमले करता जा रहा है, जिसमें अब तक 40,000 से अधिक लोग कत्ल हो चुके हैं। इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में ऐसा माहौल है कि पेरिस ओलंपिक तक में यदि इसराइल का नेशनल एंथम प्ले होता है तो दर्शक हूटिंग करने लगते हैं और इसराइली प्लेयर्स मैदान में आते हैं तो उनके खिलाफ नारे लगते हैं। 40,000 से अधिक लोगों को मारने के बाद इसराइली पीएम नेतन्याहू कटहरे में थे 2 दिन पहले तक। क्या मिला इतने दिन लड़ाई करके? लेकिन अब पीस टॉक में जाते समय वो कह सकते हैं कि हमने हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। पीस टॉक में जाने के लिए क्या 2 लीडर्स का सौदा हो गया? स्टेटमेंट नहीं है, सवाल है। जवाब आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी कीजिए। ये याद रखें कि सबसे बड़े स्टेक्स यूएस इलेक्शन से जुड़े। यूएस की मौजूदा लीडरशिप को भी इलेक्शन से पहले इसराइल पैलेस्टीन के बीच को सौदा कराना है। वो एग्रीमेंट किन शर्तों पर होगा या आप शीघ्र जान लेंगे, लेकिन एग्रीमेंट से पहले इसराइल और नेतन्याहू का सिर बुलंद रहे ये भी देखना जरूरी था, जो कि अब हो गया। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सौदे कैसे होते हैं, 2 उदाहरण सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे। इराक की धरती पर ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद के एयरपोर्ट के बाहर मेन सड़क पर कत्ल कर दिया गया। ईरान में गुस्सा था। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ईरान में एक बड़ा ग्रुप वो भी है जिसका कहना है कि पैलेस्टीन, इसराइल या लेबनान आदि में जो कुछ हो रहा है उससे हमारा क्या मतलब। ईरान की सड़कों पर नारे लगते रहे कि ईरानी का खून ईरान के लिए, यानी हम तब ही युद्ध में शामिल होंगे जब हम पर हमला हो। यूएस ने ईरानी टॉप जनरल को मार दिया था। ईरानी पब्लिक में गुस्सा था। ईरानी सरकार क्या करे? क्या यूएस से भिड़ जाए? लेकिन कुछ तो करना था। खूब धमकियां दी और कहीं डिप्लोमेसी के ऊंचे कॉरिडोर्स में तय हो गया कि ये मिसाइल दागेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने बेस से तमाम फौजी हटा लिए। मिसाइल दागे जो यूएस के बेस के अंदर गिरे तो, लेकिन एक भी यूएस फौजी नहीं मारा गया। ऐसे ईरान ने अपना बदला ले लिया और ईरान की पब्लिक को बता दिया कि हमने बदला ले लिया है। ऐसे ही कुछ अभी कुछ दिनों पहले भी हुआ। इसराइल ने सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला करके एक और टॉप जनरल को मार दिया था। कॉन्सुलेट पर हमला यानी ईरान की धरती पर हमला। ईरान के अंदर फिर पब्लिक में गुस्सा था। एक बार फिर भड़कते इमोशंस को शांत करना था। फिर ईरान की लीडरशिप ने बड़ी बड़ी बातें की, बदला लिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं आदि। 300 ड्रोन्स और रॉकेट्स फायर किए गए इसराइल की ओर। लेकिन हुआ क्या? कहीं ना कहीं पहले से कुछ देशों ने बातचीत करके बीच का रास्ता निकलवा दिया था। ईरान के पास बहुत ही तेज रफ्तार विध्वंसकारी रॉकेट्स हैं, लेकिन वो नहीं दागे इसराइल की ओर। जो रॉकेट्स दागे वो थे जो हवा में सबसे स्लो स्पीड से जाते थे और खूब शोर करते जाते थे। ईरान से रात के अंधेरे में जब रॉकेट दागे गए तो उनके शोर ने लोगों को जगा दिया। आसमान में आग छोड़ते जाते रॉकेट्स के वीडियोस पूरे ईरान ने देखे, लेकिन इम्पैक्ट क्या हुआ? क्योंकि स्लो स्पीड रॉकेट्स थे और पहले से चेतावनी देकर दागे गए थे, तमाम रॉकेट्स को इस्राएली आयरन डोम ने चुन चुन कर हवा में ही मार गिराया। उसमें से कुछ डेब्री जमीन पर गिरी, जिससे किसी एक बच्ची के घायल होने की खबर सामने आई थी। ईरान का बदला पूरा हुआ और ईरानी पब्लिक के इमोशंस शांत हुए। अब जरा सोचिए, जिस देश के राष्ट्रपति की कुछ ही दिन पहले एक्सीडेंट में मौत हुई हो, जिस देश के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे का कथित तौर पर एक ऐसी कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक मशीन गन से कत्ल किया गया हो, ऐसे की कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे मोहसिन फखरीजादे को तो मशीन गन ने कत्ल किया,
जिसको सैटेलाइट से ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन उनके बराबर बैठी उनकी पत्नी को एक गोली भी नहीं लगी। 1 टन से भी भारी मशीन गन के पार्ट्स ईरान में स्मगल करके लाए गए। फिर एक ट्रक पर मशीन गन लगाकर ऐसी जगह ट्रक को खड़ा किया गया जहां गाड़ियों को स्लो होकर यू टर्न लेना होता था। कातिलों को पहले से जानकारी थी कि मोहसिन फखरजादे उस रास्ते के लिए निकल चुके हैं। उनकी सिक्योरिटी की गाड़ियां उनकी गाड़ी के पीछे थी, लेकिन जैसे ही यू टर्न पर गाड़ी आई, मशीन गन ने ऑटोमेटिक मोहसिन फखरजादे के चेहरे पर निशाना लगाया, जो शायद कहीं दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर से कंट्रोल हो रही थी। और जब यह यकीन हो गया कि मोहसिन फखरजादे मारे गए, तो एक और ब्लास्ट हुआ और ट्रक और मशीन गन तबाह हो गई, ताकि कोई सबूत ना रह जाए। यदि कोई देश किसी दूसरे देश के अंदर इस लेवल की अटैक कर सकता है और करता आया है, तो क्या इस्माइल हानिया और अनेक गैस जहां ठहरे थे, वहां कुछ अधिक सिक्योरिटी नहीं लगाना चाहिए? क्या ईरान के अंदर इसराइल और दूसरे देशों के लिए काम करने वाले इतने अधिक संख्या में हो चुके हैं कि अब उनको अपने साइंटिस्ट और गेस्ट को सेफ्टी देना मुश्किल हो रहा है? अभी तो ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत की गुत्थी भी नहीं खुली है। क्यों तमाम वीआईपीज एक ही हेलीकॉप्टर में बिठा दिए गए? कैसे तबाह हुआ हेलीकॉप्टर? और क्यों हेलीकॉप्टर से गए जबकि जानते थे कि अजरबैजान के बॉर्डर पर जा रहे हैं, जहां इसराइल के बेसेस हैं और जो इसराइल के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है, भारत के अलावा। हम पहले के वीडियोस में बता चुके हैं कि यूक्रेन के युद्ध से लेकर ईरान को घेरने तक की तमाम कोशिशें एक ही मकसद के लिए, ईरान के लिए आगे की मंजिलें आसान नहीं है। रियल न्यूज इंटरनेशनल पर हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम घूमता आईना देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।